नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल गंगवार और आप मेरे साथ देख रहे हैं बिहार अपडेट। बिहार से जुड़ी हुई तमाम खबरें, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो खेल हो, चाहे समाज हो, आपसे जुड़ा हुआ कोई सरोकार हो, हम उस पर चर्चा करते हैं, उस पर बातें करते हैं, खबरों को एक नए अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। मेरे साथ बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अतुल जी। अनीता चौधरी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बनी हुई हैं। अनीता जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है मनीष वत्स, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में जैसा कि हम जानते ही हैं, चुनावी साल है और चुनाव की तैयारी होनी इस समय तक शुरू हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से जो समय बचा है उसमें, लेकिन क्योंकि कोरोना काल है, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दल ये देख रहे हैं और ये इस अवसर पर चुनाव को होना उचित नहीं मान रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब बातों के बीच एक तरफ वो विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियां भी करते जा रहे हैं। चुनाव आयोग, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, उसने भी अपनी तैयारियों में कहीं कोई कमी आने नहीं दी है। उसने अपने अधिकारियों को किस प्रकार से चुनाव कंडक्ट कराए जाएंगे और इस बार चुनावों में एक नई ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करने की बात हो रही है, तो उसके लिए भी किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाए, उसके लिए भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये सब गतिविधियां चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार कोरोना से जूझ रहा है, बाढ़ से जूझ रहा है। मतलब उसकी स्थिति आज कोरोना के मामले में देखा जाए तो बहुत ही खराब स्थिति होती जा रही है और अगर अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ये स्थिति रही तो कहीं ऐसा ना हो कि बिहार की जो जनता है उसको बहुत नुकसान हो, जान माल की हानि हो, और कहीं ना कहीं सरकार इस मुद्दे पर विफल दिखाई दे रही। रवि जी, ये जो जिस प्रकार से कोरोना को लेकर एक पूरे देश में अब दिख रहा है कि तस्वीर की अधिकांश जगह नियंत्रण में आ रही है, वही बिहार शुरुआत में नियंत्रण में दिख रहा था और अब उसमें बहुत तेजी से लग रहा है कि वो कोरोना की चपेट में आ रहा है। आपको क्या आपकी कहना है इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि अब काफ़ी दिन हो चुके हैं और कहीं कहीं से अच्छी खबरें आ रही हैं तो कहीं कहीं से ख़राब खबरें भी लगातार हमें मिल रही हैं। जैसा आपने कहा कि बिहार में शुरुआत में थोड़ा ऐसा लग रहा था कि सुशासन इस कोरोना वायरस पर भी थोड़ा हावी है, लेकिन धीरे धीरे सुशासन जो है वो कुशासन की तरफ जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बिहार के जो मेरे मित्र हैं उनसे चर्चा जब होती है या फिर जो नेशनल मीडिया है, जो अभी तो हम लोग भी बंद कमरों में अपने अपने घरों में बैठे हैं, तो बिहार के बारे में और दूसरे क्षेत्रों के बारे में नेशनल मीडिया और जो रीजनल चैनल्स हैं उन पर जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उनसे तो यही कहा जाएगा कि हालात जो है अच्छे नहीं हैं। और जैसा कि आपने शुरुआती अपने उद्बोधन में कहा कि ऐसे हालात में भी चुनाव आयोग अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। वहाँ पे पिछले बार मिड अक्टूबर में चुनाव प्रक्रिया, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और वो नवंबर तक खिंची थी। तो जाहिर है कि पेंडेमिक की हालत बिहार में ख़ासतौर पे क्या रहने वाली है 3-4 महीने में, लेकिन साथ साथ चुनाव आयोग को तो बाकायदा तैयारियां अपनी करनी ही पड़ेंगी। और जहां तक बाढ़ के हालात हैं तो बड़ा दुखद स्थिति। मैं संक्षिप्त टिप्पणी सारे विषयों पर कर रहा हूँ, फिर हम विस्तार से बात कर लेंगे। हाई स्कूल की परीक्षा, हाई स्कूल मैंने 1981 में करीब 40 साल पहले पास किया था और तब एक कहानी हमारे कोर्स में थी डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की, कर्मनाशा की हार। कर्मनाशा एक नदी है जिसके बारे में बिहार झारखंड में वो बहती हुई उस कहानी में बताई गई थी और वो बाढ़ जो है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर उसकी भयावहता का जिक्र डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने किया था, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। और वो कहानी अंधविश्वास पर बहुत गहरे कहीं चोट करने वाली कहानी थी, मेरे मन में अभी भी अंकित है। और 40 साल बाद भी अगर वहाँ बिहार में जो बिहार की नदियां हैं वो अगर इतनी उफन रही हैं कि गांव की सीमाओं को बिल्कुल काटे दे रही हैं,
बहुत सारे गांव बिल्कुल पानी में डूब गए हैं, लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि 40 वर्ष तो ये हो गए, और पिछले 40-50 वर्षों की बात करें तो लगातार स्थितियां बाढ़ को लेकर कम से कम हर साल बिहार में भयावह रहती है। ये बड़ी चिंता की बात है। और यकीनी तौर पर चुनाव, आने वाला जो चुनाव है उसमें ये बाढ़ की जो भयावहता है खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये एक मुद्दा रहने वाला है बिहार। जी, ये जो देखने में आया, बाढ़ की जो भयावहता रहती है हर वर्ष प्रतिवर्ष बिहार की जनता भुगतती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तंत्र की खामी है कि इतने सालों से, आप बता रहे हैं 40 बरस पहले जो एक कहानी लिखी गई थी वो आज भी उतनी प्रासंगिक है और उतनी उसमें जो भयावहता दिखाई वो आज भी है। तो कहीं ना कहीं अनीता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बाढ़ को लेकर जैसे हम और मुद्दों में भी देखते हैं, सरकार की जो एक संवेदनशीलता दिखाई देनी चाहिए। निरंतर वर्ष प्रति वर्ष ये भयावह रूप से बाढ़ आती है, लोगों की जान माल की हानि होती है, लेकिन फिर वही परंपरा फिर वैसे ही चला जाता है, वर्ष दर वही एक कहानी दोहराई जाती है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये बाढ़ है, ये क्या इसका कोई रोकथाम या कोई समाधान है या नहीं है? देखिए, सबसे ज्यादा जो अगर हम देखें बाढ़ पे अगर बात करें, अगर नदियों के उफान पे बात करें, तो कोसी नदी जो है वो बिहार के लिए अभिशाप मानी जाती है इस मानसून के सीजन में। कोसी नदी जो है दो देशों के बीच में, नेपाल और भारत के बीच में बहती है, और कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो कोसी नदी के बांध को लेकर के अभी भी न जाने कितने सालों से, हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कोसी नदी पे बांध बनने वाला है, लेकिन वो बांध अभी तक नहीं बना है। नेपाल से हमारी बातचीत इसको लेकर के होती है कि नहीं होती है, ये अभी तक हमारे समक्ष तो नहीं आया है। नेपाल जैसे देश को अगर भारत ये मनवाने पे राजी नहीं हो पा रहा है कि हाँ, कोसी के बांध पे बनना कितना जरूरी, और कई तो ऐसे बांध हैं जो बिहार के रिजिम में आते हैं जिससे नेपाल का कोई लेना देना नहीं है, वो बांध भी सरकारें नहीं बनवा पाई हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। तो कहीं ना कहीं ये जो बिहार सरकार है, ये एक लचर रवैया है। हालांकि जब भी बाढ़ आता है तो ये नीतीश कुमार जो है अपनी आवाज बुलंद करते हैं कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देना चाहिए और इसको आपदा घोषित करने, राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए और हमें इस तरह की सुविधाएं देनी चाहिए। लेकिन जैसी वो बाढ़ की स्थिति खत्म हो जाती है, ये आवाज भी खत्म हो जाती है, न वो वॉइस सुनाई देता है नेताओं की तरफ से। और खुद बिहार की जनता को भी अगर देखें तो इस जो इलाका जो इससे प्रभावित रहता है, उनकी लोग भी कभी सड़कों पे इस मुहिम को लेकर, इस परेशानी को लेकर नजर नहीं आए। क्यों नजर नहीं आते हैं? उनको अपनी परेशानी, हर साल की परेशानी इतना क्यों नहीं परेशान करती कि अपनी सरकार से अपने सुविधा के लिए, उस जनमाल की सुविधा के लिए जो कि एक राज्य की संपदा है, उसके बचाव के लिए वो सड़क पे नहीं आ पाते हैं। न ही सरकार जो है या कोई नेता जो है उस इलाके का वो बहुत ही ज्यादा जागरूक नजर आता है। तो ये बहुत बड़ी एक जो विपदा है कहें बिहार के लिए कि ऐसे लीडर्स बिहार को मिले हैं जो हर सालों से, 70 साल की आजादी अगर हम बोले तो इस 70 साल की आजादी में कोई ऐसा साल नहीं है जिससे बिहार जो है कोसी के अभिशाप से ग्रसित नहीं हुआ हो। लेकिन उस कोसी के अभिशाप को कैसे एक वरदान में तब्दील की जाए, क्योंकि वही कोसी के ऊपर अगर बांध बन जाता है तो वो जो पूरा बेल्ट है इतना उपजाऊ हो जाएगा, जिस बाढ़ की वजह से न जाने कितने खेत बह जाते हैं, जान माल का नुकसान होता है। उसकी वजह से वहां की मिट्टी कितनी कारगर साबित हो सकती है, किस तरह की जो वहां पे जो अनाज है वो उपज सकते हैं, जो कृषि है उसमें एग्रो इंडस्ट्री है उसमें कितना भूचाल आ सकता है। इसको भी सरकार, जबकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन वहां पे इस बात से नहीं सोचा जा सकता है, न ही उसके आधुनिकीकरण की बात नहीं बन पा रही है। लेकिन कई ऐसे बांध हैं जो बिहार में खुद बनने चाहिए और उसको भी नहीं सरकार बनवा पाती है, अभी तक नहीं पूरा हो पाया है। तो ये दुख की बात है। वैसे ही गंगा नदी भी जो है, अगर गंगा उस पार देखें तो हाजीपुर, जो वैशाली और जो मुजफ्फरपुर का पूरा इलाका है वो गंगा के जो कटाव वाला इलाका है उससे ग्रसित रहता है। लेकिन आज तक उस इलाके पे कोई काम नहीं हुआ है, ना उसको लेकर के कोई ग्रीन बेल्ट बना है, ना कुछ बनाई गई है।
तो ये सरकार की अपनी एक लचर रवैया है, जिसका खामियाजा और जिसका जवाब और खामियाजा दोनों नीतीश कुमार को भुगतना पड़ सकता है। विपक्ष के वोट परसेंटेज को अगर बात करें तो वोट परसेंटेज भले ही जो है वो फिलहाल एनडीए के पक्ष में दिख रहा है, लेकिन जनता अगर परेशान होती है किसी चीज से तो वहां पे जो जातीय समीकरण है, जो वहां का चुनावी माहौल होता है और उसका जो सोशल इंजीनियरिंग होता है वो फेल करने लगता है। तो यहाँ पे इतनी जल्दी कुछ हो नहीं सकता, उसकी बात बन नहीं सकती है। लेकिन एक बार फिर मैं अपील करूंगी मोदी सरकार यानी कि केंद्र सरकार से और राज्य की नीतीश सरकार से कि सुशासन जो बने हुए हैं, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। सुशासन का मतलब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है, बल्कि देश का, उस राज्य का चौतरफा विकास भी उसमें आता है और जनता की सुरक्षा, और उसकी सुरक्षा सिर्फ गुंडों से नहीं होती है बल्कि प्राकृतिक आपदा से भी बचाना ये राज्य सरकार का ही काम होता है। नहीं, ठीक बात है कि राज्य सरकार का काम होता है, लेकिन 15 साल नीतीश कुमार को राज करते हुए हो गए हैं और ये समस्या वर्षों से है और इसका खामियाजा हर बार बिहार की जनता भुगतती ही है। लेकिन फिर भी इस पर कोई एक दूरगामी निर्णय लेकर कोई प्रयास नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं इस बात को सोचना चाहिए नेताओं को और कहीं ना कहीं जनता को भी इस बार कुछ मुद्दों के आधार पर भी जो है अपना वोट डिसाइड करने का के बारे में सोचना चाहिए कि किस प्रकार से वो इसको लेकर काम करें। मुझे रवि जी कई बार ऐसा लगता है कि आपदा जो होती है वो कई बार नेताओं और अफसरों के लिए अवसर में भी होता है और उसका कुछ हिस्सा जनता के पास भी जाता है। इसलिए कुछ समस्याएं बहुत जरूरी होती है उनका समाधान होना, लेकिन फिर भी वो समस्याएं चली आती हैं और वो निरंतर लोगों के अब जिसे कहें कि उनके जीवन का एक हिस्सा हो गई है। तो कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि सरकार, जैसे अनिता जी ने भी कहा कि भाई जैसे जब बाढ़ आती है तो राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस तरीके की मांगे शुरू होती है और हम वर्षों से देखते आ रहे हैं कि ये मांगे हर बार शुरू होती है और फिर खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई और गणित भी तो नहीं है। देखिए अतुल जी, हम तो अभी बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार अपडेट हमारा ये कार्यक्रम है। अभी हमने देखा कि दिल्ली में जो पहली बारिश हुई तो उसमें एक व्यक्ति की एक अंडरपास में डूब के मौत हो गई। मुंबई की तस्वीरें हम देखते हैं कि हर बारिश के मौसम में वहाँ क्या हाल बेहाल हो जाता है, पूरा जनजीवन ठप हो जाता है। और भी दूसरे महानगरों और छोटे शहरों की बात करें तो बारिश के समय में लगभग हर शहरी क्षेत्र से उसी तरह की तस्वीरें आती हैं जैसी तस्वीरें आजकल हम बिहार और असम से देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये शासन प्रशासन के अलावा जो एक पॉइंट अनिता ने उठाया कि जनता क्यों नहीं कोई आंदोलन करती, जन आंदोलन कोई पूरे देश में इस चीज के लिए क्यों नहीं होता, ये मुझे मुख्य वजह लगती है इसके पीछे। अगर अब देखिए, जहां तक बिहार की बात करें तो हर बार जो बिहार के 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं वो करीब करीब बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल है वो अक्टूबर नवंबर में ही जाके पूरा होता है। तो हर चुनाव के समय वहां पर ऐसी ही परेशानी बाढ़ को लेकर, और इस बार तो कोरोना खैर वैश्विक बीमारी है, बिहार में भी है, लेकिन दूसरी बीमारियां जो बाढ़ के बाद के हालात जो बनते हैं उसमें जो पैदा होती हैं, एंसेफेलाइटिस जैसी जो बीमारियां हैं वो भी किसी महामारी से कम नहीं हुआ करती। लेकिन जनता जन आंदोलन नहीं कर रही है, तो इसका सीधा सा और एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत संवेदनशील इसका अर्थ ये है कि पॉलिटी और पब्लिक एक बिल्कुल अलग अलग दिशा में बात कर रहे हैं। पॉलिटिक्स का काम केवल चुनाव कराना और वोट हासिल करना है, जितने भी वोट मिले। अगर हम विश्लेषण गौर करें तो पूरे देश में अभी पिछले दिनों को छोड़ दें तो वोट परसेंटेज थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है, अन्यथा जो राज्यों में जो सरकारें बनती रही हैं आजादी के बाद से लेकर अभी तक, अगर बहुत महीन विश्लेषण किया जाए तो ज्यादातर सरकारें अल्पमत की सरकारें हैं। 50% से कम या 50% के आसपास कुल वोटिंग होती है, जिसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन जो जीतता है
उसको बहुत अल्पमत में वोट मिला करते हैं। तो ये जन जागरूकता अगर नहीं बढ़ेगी तो बिहार के ग्रामीण अंचलों और शहरों की बात तो क्या, मैंने तो राजधानी दिल्ली की बात आपको बताई, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीरें आप टेलीविजन मीडिया में बहुत अरसे से काम करते रहे हैं, आप देखते रहे होंगे। हाँ, एक प्रयास अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार केंद्र में थी उस समय एक प्रयास शुरू किया गया था। एक तो चतुर्भुज योजना थी कि सारे राजमार्ग पूरे देश के उनको एक चतुर्भुज के तौर पर जोड़ दिया जाए, और उसी समय एक योजना सारी नदियों को देश की जोड़ने की बात चली थी, और वो महत्वाकांक्षी परियोजना का क्या हुआ अब ये मेरे ख्याल से कागजों में या रिसर्च में जाके हमें देखना पड़ेगा। मोदी सरकार ने भी, मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने भी, नितिन गडकरी ने भी बोला था। हाँ, मोदी सरकार ने भी इस दिशा में पानी को लेकर के पानी को एक महत्वपूर्ण संसाधन मानते हुए बाकायदा अलग मंत्रालय बनाया, गंगा साफ करने की मुहिम छेड़ी, लेकिन वो भी कहीं बीच में मुझे लगता है कि बहुत प्रभावशाली ढंग से उस पर अमल उतना तो नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा है हो पाया है। लेकिन दूरगामी योजनाओं पर बात करनी पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन हैं उनको जन जागरण पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो कहीं जाके 10-15 साल बाद एक बात बन सकती है। अभी आप ये देख रहे हैं कि कुछ इलाके बाढ़ में डूबे हुए हैं और कहीं बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, पानी नहीं बरस रहा। तो अगर नदियों को जोड़ दिया जाए और कोई बेहतर नहरों का संजाल देश भर में बिछाने की कोई बहुत महत्वाकांक्षी योजना, एक ऐसी योजना बने जो केंद्र भी उसमें सहभागी बने और राज्य सरकारें भी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर उसमें सहभागी बने, तो मुझे लगता है कि ये समस्या दूर हो सकती है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और जहां तक बात है कि पर्यावरण और नदियों की सफाई और सुरक्षा की, वो तो कोरोना काल में पता चल गया कि आप अगर अपना जीवन घर में बिता दें, फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, गाड़ियां चलनी बंद हो जाएं, तो नदियों का जल भी स्वच्छ हो जाएगा, हवा भी स्वच्छ हो जाएगी। ये सारी चीजें, यानी कहीं ना कहीं जो मनुष्य ने अपने विकास के लिए जो चीजें जुटाई हैं, कहीं ना कहीं वही चीजें जो हैं उसके विनाश का भी कारण बनती दिखाई दे रही हैं। मनीष जी, सोशल मीडिया पर क्योंकि अभी बाढ़ भी मसला है, कोरोना भी मसला है, और क्योंकि बिहार में चुनाव भी है, कहीं ना कहीं वो भी मसला है, तो आप हमें बताएं कि इस समय कौन कौन से मुद्दे जो हैं बड़े चर्चित हैं और कौन कौन से लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, अभी के दौर में सोशल मीडिया पर कोरोना का मुद्दा जो है सबसे ज्यादा एक्टिव है, सबसे ज्यादा उस पर लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कुव्यवस्था फैली है। कई लोगों की मृत्यु हो गई है बिना इलाज के। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था, फोटोज आए थे, पटना में शायद किसी बड़े अस्पताल का था, जिसके आगे एक महिला पूरे बरसात में, कोरोना पीड़ित महिला लेटी रही दिन भर और उसको कोई देखने वाला नहीं था, उसको जांच करने वाला नहीं था। तो अभी विपक्षी दलों ने बिहार सरकार पे, सुशासन पे, नीतीश कुमार पे, भाजपा पे और इनको लगाकर, इनको साथ में लेकर प्रधानमंत्री पे भी हमला करना शुरू किया है। तेजस्वी यादव का ट्वीट तो रोज ही आ रहा है सोशल मीडिया, फेसबुक पे, ट्विटर पे, वो लगातार बिहार सरकार पे हमला कर ही रहे हैं। इसके अलावा चुनाव की बात है तो चुनाव को लेकर हालांकि जेडीयू और भाजपा वर्चुअल रैलियां कर रही है, लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, विधानसभा वाइज जनता में अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रही है। 15 साल बनाम 15 साल का नारा जेडीयू ने दिया है और अब की बार फिर से नीतीश कुमार या मैं नीतीश कुमार हूँ, इस टाइप के नारे गढ़े जा रहे हैं। परंतु विपक्ष शायद कोरोना को लेकर और बाढ़ को लेकर सरकार को ज्यादा घेरने के मूड में है और इसी को ध्यान में रखकर वो बार बार चुनाव को कैंसिल कराने की बात कर रहे हैं। बात जहां तक बाढ़ की है तो निश्चित तौर पे सोशल मीडिया पर नेताओं के अलावा आम लोग भी बाढ़ की चर्चा कर रहे हैं। बिहार में बाढ़ की समस्या पुरानी है, नहीं वर्षों से, मतलब आप कह सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पे और लोगों ने बताया कि इतने, रवि सर ने भी बताया कि मैं इतने साल से कर्मनासा की हार, एक कहानी इतने साल पहले मैंने पढ़ा था। तो बहुत सालों से हर बार सरकार आती है, हर साल सरकार
बाढ़ आती है और हर साल सरकार बाढ़ पे बात करती है। हर साल लगता है कि इस बार सरकार इतना काम बाढ़ पे करेगी कि अगले साल से बाढ़ आना बंद हो जाएगा, लेकिन फिर साल आता है, फिर जून जुलाई का महीना आता है, फिर बाढ़ आती है। बिहार में स्थिति ये हो गई है कि लोगों के लिए बाढ़ आपदा बन के आती है और सरकार और सरकारी कर्मचारियों के लिए उत्सव बन के आती है। अभी कुछ दिन पहले बाढ़ राहत घोटाले की भी बात हुई थी। बाढ़ राहत के पैसे किस तरह से इनका बंटवारा हुआ और किस तरह से योजनाएं लोगों के बीच नहीं पहुंची। तो ये सब चीज देखने के बाद मतलब ये लगता है कि सरकार शायद हर साल सिर्फ झूठे वादे करती है। बाढ़ बिहार का 2 क्षेत्र है, दक्षिण और उत्तर बिहार। उत्तर बिहार पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित रहता है और दक्षिण बिहार सूखा रहता है। इतने सालों से सरकार ने कोई एक ऐसी योजना नहीं बनाई कि उत्तर बिहार का पानी दक्षिण बिहार पहुंचाया जाए, ताकि बाढ़ की समस्या भी खत्म हो और सूखे से निजात भी मिले। तो सरकार को एक तरफ बाढ़ राहत के लिए पैसे देने होते हैं, दूसरी तरफ सूखे के लिए सूखा राहत के लिए किसानों को पैसे देने होते हैं। फसलें खराब होती है, धान नहीं होता। तो ऐसी स्थिति बिहार में है, दोनों तरफ ही मार है। और इस पर सरकार जब तक कोई एक मतलब एक सुनियोजित योजना बनाकर काम नहीं करेगी, जब तक इस पर परियोजनाएं नहीं चलेंगी, मुझे नहीं लगता कि बाढ़ की समस्या, सूखा की समस्या से कुछ निजात मिल पाएगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सरकार के लिए दोनों हाथों में सरकारी कर्मचारियों में के दोनों हाथों में लड्डू ही हैं, क्योंकि एक तरफ वो सूखा राहत के लिए काम करते हैं, दूसरी तरफ बाढ़ राहत के लिए काम करते हैं। नीतीश कुमार के लिए चुनौती तो अवश्य रहेगी, क्योंकि 15 साल का वक्त कम नहीं होता। 15 साल का वक्त पूरा भरपूर वक्त होता है। उसमें अगर आपने कुछ करने और कुछ दूरगामी काम करने की दिशा में अगर कोई कदम भी बढ़ाया होता है, तो लोगों को जैसे कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिखाई दे जाते हैं। तो पहले 5 साल में कितनी योजनाएं बनाई, दूसरे 5 साल में कितनी योजनाएं बनाई, तीसरे 5 साल में कितनी योजनाएं बनाई, और अब कितनी योजनाएं धरातल पर आकर दिखेंगी या देखने के लिए होगा। तो ये सवाल खड़ा होगा। और बिहार अपडेट के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि ये सवाल खड़ा होना चाहिए। इस बार जब आपके नेता आपके यहाँ वोट मांगने के लिए आए, अपनी उम्मीदवारी एक लाइन मैं बोलना चाहूंगी अतुल जी, एक लाइन मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि बाढ़ से जुड़ी बात है, आपदा से जुड़ी बात है। तो जो अभी तक नजर आ रहा था कि एनडीए जो है वो बढ़त में है, क्योंकि जो वोट परसेंटेज ऑफ पिछले बार के वोट परसेंटेज अगर देखें सिर्फ बीजेपी का और उसके बाद नीतीश कुमार का, तो दोनों को जोड़ देते हैं। और अगर ये अपने वोटर्स को अभी भी बांधे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बढ़त में हासिल नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ये बीजेपी के लिए भी है और नीतीश कुमार के लिए भी है कि आपदा पे आपदा आई जा रही है, चाहे वो कोरोना के रूप में आए, चाहे बाढ़ के रूप में आए, या किसी और रूप में, हर बार एक एड ऑन होता जा रहा है। और ऐसे में अगर ठीक है नीतीश कुमार तो नहीं जागे, लेकिन अगर क्योंकि उनके पास 5 साल पूरे, लेकिन सहभागिता जो है वो बीजेपी की भी है। क्या सुशील मोदी जो उप मुख्यमंत्री है वो जमीन पे नजर आ रहे हैं? क्या उन्होंने कोई बढ़त वाली जो जनता के दिल लूटने वाली काम की है, या धरातल पे उनका जो प्रेजेंस है उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से है, उनके माध्यम से नजर आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो सचेत होने की जरूरत है। और अगर चुनाव का डेट आगे बढ़ता है तो इसको वरदान समझे एनडीए, और उस बीच में अपने 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 काम को और अपने अंदाज को और अपने एटीट्यूड टुवर्ड्स द वोटर्स, उनको ठीक करने की जरूरत है। नहीं तो ये बाद में एक मुसीबत खड़ा हो सकता है चुनाव के टाइम में। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा नीता जी कि ये एक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की जनता जब चुनाव के लिए वोट देगी तो कहीं ना कहीं उसको ये भी देखना पड़ेगा कि और भी कई सारे मुद्दे हैं टोटलिटी में। तो जाहिर है कि जब फैसला होगा तो उनके आधार पर होगा, उन प्रयासों पर होगा। पर हम लोग जो कहना चाहते हैं वो ये है कि आप अपने हक के लिए, आप अपने भले के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आज अगर कोई सरकारी योजना बनाए उसे आप अपने जीवन में ना देख पाए, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ियां उसको देख पाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे बुजुर्गों ने पेड़ फल फूल और इस तरीके की चीजें बोई ताकि आज हम लोग खा सके उन्हें, और आज हम कुछ विरासत में छोड़कर जाएं। तो ये अपने आप में कुछ बड़े मुद्दे बनेंगे और रहेगा। तो खैर चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन बिहार की
जो जमीनी हकीकत है उससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आपको भी अपने क्षेत्र की कोई बात हम तक पहुंचानी है, बतानी है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं biharupdate@gmail.com पर, और आप हमें हमारा जो मोबाइल ऐप है उसे डाउनलोड कर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। रवि जी, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अनीता जी आपका धन्यवाद, और मनीष जी आपका भी धन्यवाद। तो फिर बिहार से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, मिलते रहिए, हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।